दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और उसमें हमारे कानूनी लाहे अमल क्या होना चाहिए, इस मौजू पर आने से पहले ये दहशतगर्द कौन है, कम से कम हिंदुस्तान के पस मंज़र में ये दहशतगर्द कौन है, इस बात की वजाहत होनी चाहिए। पिछले 4 सालों में मुझे कुछ मौके मिले जहां पर मैंने दहशतगर्दी के केसेस में कुछ अरेस्टेड अक्यूज्ड को रिप्रेजेंट किया अदालत में, और उससे जो बात मैंने समझी वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दहशतगर्दी क्या है, टेररिस्ट एक्ट क्या है, ये अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक कई कानून में डिफाइन कर दिया गया है। लेकिन दहशतगर्द कौन है, और दहशतगर्द का जो दूसरा अल्फाज इन्होंने अब इस्तेमाल करना शुरू किया है, इंसर्जेंट, ये कौन है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले ये दहशतगर्द और इंसर्जेंट के इस्तिलाहात के अंडर अरेस्ट होने वालों की एक प्रोफाइल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तारीख में, इस्लामी तारीख में या किसी और तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक वक्त में दुनिया में इतने सारे दहशतगर्द गिरफ्तार हुए और एक साथ में जेलों में बंद रहे। इस्लाम के नाम पे आज जितने दहशतगर्द दुनिया भर के जेलों में बंद हैं, इतने तारीख में कभी बंद नहीं हुए। अमेरिका की जेलों में बंद हैं, इंग्लैंड की जेलों में बंद हैं, कनाडा की जेलों में बंद हैं, अफगानिस्तान की जेलों में बंद हैं, इजराइल के जेलों में बंद हैं, पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, हिंदुस्तान की जेलों में बंद हैं। अगर किसी दिन कोई आदमी आसाम से ट्रेन में बैठकर चले बॉम्बे के लिए, तो न्यूज़पेपर उठाता जाए, आसाम का जब वो पेपर उठाएगा तो 4 डिस्ट्रिक्ट से 4 लोग गिरफ्तार इस्लामी दहशतगर्दी के नाम पर। बिहार पहुंचे, बिहार में कुछ लोग गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश पहुंचे, उत्तर प्रदेश में कुछ लोग गिरफ्तार। हर एक स्टेट का एक एक। मराठवाड़ा से अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, लगभग कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं पिछले 3 सालों में? जो हमारे पास लिस्ट मौजूद है, मराठवाड़ा से 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 5 औरंगाबाद से, 5 मांजलगांव से, 2 मांजलगांव से, 3 बीड़ से और 1 परली से। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि बिल वास्ता या बिला वास्ता इस्लाम के नाम पर दहशतगर्द बना के कई हजार लोग दुनिया भर में गिरफ्तार हैं। ऐसा दौर तारीख में कभी नहीं था, और ऐसे दौर में उम्मत अपनी आंखों को बंद कर कर, अपने कानों को बंद कर कर और अपनी जबान को बंद कर कर इस तरीके से खामोशी इख्तियार करके बैठी है, ऐसा भी तारीख में कभी नहीं हुआ। दहशतगर्द कब पैदा होता है? लेनिन कहता था कि जब स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन बन जाता है, जब खुद देश ज्यादती का सामान बन जाता है। हमारे सियासतदान कहते हैं, जब वो पार्लियामेंट में बहस करते हैं, कि वो जो दहशतगर्द हैं हमारे से, जो उनकी सियासी फिक्र है वो अलग है। इतनी सी डेफिनेशन है बस दहशतगर्द की, वो हथियार इस्तेमाल करे या ना करे। अब आप प्रोफाइल देखते जाइए कुछ दहशतगर्दों की। 3 साल पहले बंबई के सैटेलाइट टाउन मुमरा से एक लड़के को गिरफ्तार किया जाता है। उस पे इल्जाम है कि वो जैसे ही पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया, पुलिस उसके घर पे पहुंची और उसको गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की कि तुझे पाकिस्तान किसने भेजा,
तब तक उसे एक फोन आता है, वो फोन उठाता है, पुलिस वाले पूछते हैं ये किसका फोन है, वो कहता है ये फोन उस आदमी का है जिसने मुझे पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा है। पुलिस वाले कहते हैं कि उसको बुलाओ, यहाँ पर उसको प्यार से बुलाओ, उसे पता मत लगने दो हम यहाँ पर हैं, उसे आ जाने दो। जब वो आ जाता है तो वो लोग उसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने वाले सीनियर इंस्पेक्टर को वो कहता है मुझे हाथ मत लगाना, मैं इस कमिश्नर का आदमी हूं, जाओ कमिश्नर से बात करो। पुलिस ऑफिसर उसी वक्त कमिश्नर को फोन लगाता है और इस बात का इत्मीनान करता है कि ये आदमी जिसने एक मासूम लड़के को ट्रेनिंग के लिए भेजा है वो कमिश्नर का आदमी। उसको छोड़ दिया जाता है, इस लड़के को जेल में भेज दिया जाता है, 3 साल वो जेल में रहता है। 23 नवंबर को स्टार टीवी ने लाल किले पे किए गए हमला करने वाले एक दहशतगर्द का एक खत शाया किया। खत में वो लिखता है कि मैं कई सालों से हिंदुस्तान की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम करता था। हमारे काम करने का तरीका ये होता था कि मुझे किसी एक मुस्लिम इलाके में भेज दिया जाता था, मुझे कहा जाता था कि किसी मस्जिद के पास घर ले लो। मस्जिद के पास घर लेने के बाद मुझे कहा जाता था नमाज पढ़ना शुरू करो और मुस्लिम नौजवानों से दोस्ती करो। मुस्लिम नौजवानों से दोस्ती करने के बाद उनको मैं जिहाद के लिए उकसाता था, कुछ लोगों को तरबियत के लिए भेजता था, जब वो वापस आते तो उनको गिरफ्तार करवा देता था। ये एजेंसीज मुझे इनाम देती थी। यह है दूसरी प्रोफाइल दहशतगर्द की। जब वो खुद गिरफ्तार हुआ, उसे रेड फोर्ट अटैक में गिरफ्तार किया गया, तब उसने ये बात को जाहिर की जब उसके सामने बचने का कोई मौका नहीं था। ये तीसरी प्रोफाइल है। एक प्रोफाइल ये है जिसे मेहमान मुजाहिदीन कहा जाता है, जो पाकिस्तानी होते हैं या किसी और मुल्क से आते हैं हिंदुस्तान में कुछ दहशतगर्दी कार्रवाई करने के लिए। इसी लाल किले केस में और एक लड़के को गिरफ्तार किया गया जिसको बताया जा रहा था कि यह पाकिस्तान का रहने वाला। उसने अपने केस के दौरान जब उसके दिफा का मौका आया तो दिफा के मौके के दौरान उसने बताया कि मुझे इस रॉ के ऑफिसर ने पाकिस्तान से हिंदुस्तान में बुलाया, एक काम है जो तुम्हें करना है, जिसके लिए तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। मैं कई सालों से हिंदुस्तान का एजेंट बन के पाकिस्तान में काम करता था। मैं यहाँ पर आया, मैं उसके घर में उसकी माँ से भाड़ा लिखा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बना के उसके घर में रहता था। ये वो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है। अदालत उस रॉ के ऑफिसर को बुलाती है अदालत में, उसकी गवाही शुरू होती है। गवाही के दौरान जज उससे पूछता है तुम क्या काम करते हो, तो वो जज को कहता है आपको ये सवाल मुझे करने का हक नहीं है, मैं कोई कॉन्फिडेंशियल काम करता हूँ कैबिनेट सेक्रेटरीट में। ये दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरीट एक यूफेमिज्म है इंटेलिजेंस एजेंसी के में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में जो काम करते हैं उनके लिए। वो अपना कैबिनेट सेक्रेटरीट का आइडेंटिटी कार्ड अदालत के सामने पेश कर देता है। वो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी पेश होता है और वो मान लेता है कि मैंने भाड़े पर नहीं दिया मेरा घर, मैं तो बाहर था, मेरी मां ने दे दिया। ये दहशतगर्दी की चौथी प्रोफाइल है। और एक कांस्टेंट प्रोफाइल है, बहुत कॉमन प्रोफाइल है, जो आप 1989 से देखते हुए आ रहे हैं। चंद नौजवान एक जगह पहुंचते हैं, वहां दूसरे नौजवानों की एक टीम आती है। मंशा ये है कि हम इस वक्त उनको हथियार देंगे, और ठीक उसी वक्त पुलिस की गाड़ी आती है, उनको गिरफ्तार करती है और वो चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो छठा प्रोफाइल है, बार बार जो गिरफ्तार होता है वो ये है। जलीस अंसारी इस तरीके से गिरफ्तार होता है, कई लोग इस तरीके से गिरफ्तार होते हैं। 1997 बम ब्लास्ट केस के सभी लोग गिरफ्तार होते हैं इसी तरीके से। और जब भी हथियारों का सिलसिला होता है तो इसी तरीके से लोग गिरफ्तार होते हैं। मराठवाड़ा में जो लोग गिरफ्तार हुए औरंगाबाद आर्म्स हॉल केस में, उनके भी गिरफ्तारी का एक ये तरीका यही है
कि वो हथियार आ रहा था, हम हथियार लेने गए, हमें पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर। ये बार बार का तरीका, ये एक तरीका नहीं, पैटर्न बन चुका है। और जो हथियार देने वाला होता है वो कभी गिरफ्तार नहीं होता। हरेन पांड्या का गुजरात में केस देख लीजिए। जो मौलाना सेंटर है कॉन्स्पिरेसी का, जिसके बहुत करीबी रवाबित है नरेंद्र मोदी से, वो गिरफ्तार नहीं होता है, बाकी सब लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। बाकी सब लोग जिस जगह से गिरफ्तार होते हैं वो भी उसी जगह मौजूद होता है, लेकिन गिरफ्तारी से चंद सेकंड्स पहले वो वहां से चला जाता है। आज तक गवर्नमेंट उसे ढूंढ रही है, बाकी सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्या ये दहशतगर्दी है? क्या ये दहशतगर्द है? नाइनटीन 1964 में मीर मंजिल साजिश केस जब पहली बार बेनकाब हुआ और पहली बार हिंदुस्तान ने यह दावा किया कि उसने दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई को नाकाम किया है हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के किसी खित्ते में, तब जिस मेजर जनरल BR दत्ता ने यह साजिश को बेनकाब किया, उसने अपनी किताब वेपन ऑफ वॉर एंड प्रेस्क्रिप्शन फॉर पीस में लिखा है कि काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म का बेहतरीन तरीका ये है कि आप हथियार इम्प्लांट खुद करो, हीस्ट क्रिएट करो और उसके इर्द गिर्द लोगों को गिरफ्तार करो। ओपन सीक्रेट्स, मलय कृष्णधर, जॉइंट डायरेक्टर IB, अपनी किताब में लिखता है कि 1987, 1984 के बाद जब हमने देखा कि अफगानिस्तान और बर्रे सगीर के हालात बिगड़ रहे हैं, हमने ये भाप लिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी हो सकता है कि मिलिटेंसी की तरफ रुजू करें। यह सिलसिला चलते रहा। यह सिलसिला कोई नया नहीं था। यह सिलसिला दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल करती हैं। इस तरीके के मेथड को कहा जाता है पैलिएटिव मेथड। आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट जानते हैं। होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में जैसे आयन कट्स आयन की बात कही जाती है, वैसे ही काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म में कहा जाता है द बेस्ट वे टू फाइट टेररिज्म इज टू क्रिएट योर ओन टेररिस्ट, देन टू नैप देम एंड देन टू किल देम। तो ये वो दहशतगर्द हैं जो मराठवाड़ा से गिरफ्तार होते हैं, बंबई से गिरफ्तार होते हैं, मालेगांव से गिरफ्तार होते हैं और कई इलाकों से गिरफ्तार हो जाते हैं। इन लोगों पर, और ये क्योंकि किसी सियासी फिक्र रखने वाले होते हैं, इसलिए किसी ना किसी तहरीक या तंजीम से बिलवास्ता या बिलावास्ता इनका ताल्लुक होता है। अब क्या सिर्फ इन लोगों को काउंटर करना इनकी मंशा है, या वो तहरीक, वो तंजीम को काउंटर करना इनकी मंशा है, या उस फिक्र को काउंटर करना इनकी मंशा है? इसलिए हिंदुस्तान के जो कानून हैं, जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं किसी एक्टिविस्ट की लाइफ को, किसी तहरीकी कारकुन के लाइफ को, किसी मिल्ली या किसी सियासी फिक्र की तंजीम को ज्वाइन किए हुए लोगों की लाइफ को डायरेक्टली हिट करते हैं, वो हैं CRPC। सेक्शन 144 ऑफ CRPC सबसे पहला सेक्शन है जो किसी सियासी कारकुन की लाइफ में आता है। 4 लोगों से ज्यादा अगर गिरफ्तार एक वक्त में दिखे तो उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद IPC की धाराएं 142 से लेकर 149 तक राइटिंग केसेस। CRPC 144 में, IPC की धारा 142 से लेकर 149 में गिरफ्तारियां होंगी तो बेल हो जाएगी।
1987 से, माफ करिएगा 1967 से एक नया हरबा शुरू किया गया जिसको कहा जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स थी कि वो किसी भी तहरीक या तंजीम को बैन कर सकती है, उसे अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। 1971 से सिलसिला शुरू हो गया, जमात इस्लामी बैन की गई, मजलिस पर बैन आया छोटे से वक्फे के लिए, और इस तरीके से कई तहरीकों और तंजीमों पे बैन आता गया। इसमें यह होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से एक तंजीम को बैन डिक्लेयर कर देती थी, अनलॉफुल डिक्लेयर कर देती थी, और उसके मेंबर्स को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती थी। जब उसको यह लगता था कि अब यह बैन बरकरार नहीं रहेगा, एक सेंट्रल ट्राइब्यूनल जो अपॉइंट किया जाता था वो अपनी अपॉइंटमेंट के दौरान इस बैन को खारिज कर देगा, तो उन मेंबर्स पे वो नेशनल सेफ्टी एक्ट लगा देते थे, और वो 2 सालों के लिए वो लोग अंदर चले जाते थे, 2 सालों के लिए वो जेल में चले जाते थे। इसी का ये खतरनाक शक्ल आया मीसा के नाम से 1977 में, इस तरीके से। लेकिन 1984 के बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ। खालिस्तान मूवमेंट के प्रिटेक्स्ट पे पहली बार हिंदुस्तान में एक प्योरली दहशतगर्दी के खिलाफ कानून बनाया गया। कानून वही कानूनी है जो आइन के बराबर हो, ऐसा माना जाता है लीगल हलकों में, या क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस या ज्यूरिस्प्रूडेंस इसी बात की इजाजत देता है। लेकिन टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985 बनाया गया। इससे पहले एक टेररिस्ट एरियाज अफेक्टेड एक्ट बनाया गया था जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, जिसा आप लोग टाडा के नाम से जानते हैं, वो बनाया गया 1985 में, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी दिया गया हुआ एक एसपी या डीसीपी के सामने, एक पुलिस ऑफिसर के सामने दिया हुआ बयान बहैसियत सबूत अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता था, और सिर्फ उस बयान के बिना पर किसी भी शख्स को फांसी तक की सजा हो सकती थी। यही वो कानून है जो पहली बार हिंदुस्तान के आइन का जो आर्टिकल 20, 21, 22 है, इन सबको वायलेट करता था। राइट ऑफ साइलेंस दिया गया है। एक मुल्जिम के पास है राइट ऑफ साइलेंस कि वो अपने खिलाफ कोई सबूत ना दे, अपने खिलाफ कोई गवाही ना दे, लेकिन एक ऐसा कानून बना दिया जाता है जहां पर उसका बयान देना खुद उसे फांसी देने के लिए काफी। बहुत से सियासी एहतजाज हुए, सियासत हुई मुसलमानों के साथ। 80,000 मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार हुए, मुस्लिम नौजवान ही नहीं और बूढ़े भी गिरफ्तार हुए उसमें। 1992 का एक केस मैं आपको बताऊं, टाडा के तहत का। एक प्लम्बर एक टेरेस पे बैठकर काम कर रहा था, वो एक 1.5 सेंटीमीटर के डायमीटर का पाइप काट रहा था। प्लम्बर का काम यही होता है कि वो पाइप काटे और पाइप को जोड़े। कर्फ्यू का टाइम था, पुलिस ने उसे देखा, उसे उतारा, बोला ये पाइप क्या है, खैर हम फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगाते हैं इसकी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए क्वेश्चनर भेजा गया कि क्या ये पाइप रॉकेट प्रोपेलिंग गन के तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वहाँ से रिपोर्ट आ जाती है, हाँ इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके ये आरपीजी बनाया जा सकता है, रॉकेट प्रोपेलिंग गन के तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मिसाइल दाग सकता है। 10 साल तक वो आदमी कैद में रहा। पचहत्तर साल का बूढ़ा गली मोहल्ले के बच्चों को देख रहा है कि वो अद्धे कट्टे लेकर
ये सोच रहे हैं कि हम किसी पे जाके हमला करें। वो 75 साल का बूढ़ा ये सोचते हुए कि बच्चों से कोई काम गलत ना हो जाए, उनको मारता पीटता है और अपनी जेब में उनका आधा कट्टा फेंक देता है और उनकी गोलियां जो है अपने जेब में रख के पुलिस के पास चले जाता है कि ये मैं उनको दे दूंगा। सोशल वर्कर किस्म का आदमी होता है। जब वो एसएचओ के पास जाता है उसी वक्त वहां पर डीसीपी आ जाता है और डीसीपी कहता है ये कर्फ्यू के वक्त ये आदमी यहां कैसे आया, इसकी तलाशी लो। इससे पहले वो एसएचओ को कुछ बताता, उसकी तलाशी ली जाती है और वो गिरफ्तार किया जाता है टाडा के तहत। 10 साल तक टाडा में रहता। 14 साल का बच्चा कश्मीर में गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि उसके घर में वहाँ एक घर के नीचे हमाम होता है जहाँ पे लोग आग जलाते हैं ताकि गर्मी रहे घर में। वहाँ किसी ने एक AK-56 राइफल रख दी। 23 मई 1995 को ये दौर खत्म होता है। मुसलमानों को कहा जाता है कि आप PV नरसिम्हा राव को वोट करिएगा, टाडा इन्होंने खत्म कर दिया है। बिगेस्ट पनामा हैट, जिसको मुसलमानों को पहनाई हुई सबसे बड़ी टोपी कहा जाता है, वो ये था। मुसलमानों को कह दिया गया कानून खत्म हुआ और कानून खत्म हो गया था, लेकिन कानून का असर खत्म नहीं हुआ था। जो लोग गिरफ्तार थे वो गिरफ्तार रहेंगे और उन पे केस चलेंगे। नतीजा ये कि उसके 13 साल बाद 8 लोगों को टाडा के तहत फांसी की सजा होती है 1993 ब्लास्ट केस में। टाडा का दौर खत्म हुआ। 1999 में पहली बार एक नया कानून बनाया और इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जिसमें कहा गया इंसर्जेंसी करने वाले को कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। इंसर्जेंसी को डिफाइन नहीं किया गया। इंसर्जेंसी एक ऐसा टर्म है जिसे इंटरनेशनल लॉ ने एक्सेप्ट किया है। इंटरनेशनल लॉ कहता है इंसर्जेंट वो है जो एक बनी हुकूमत के खिलाफ लड़ता है और दूसरी हुकूमतों को यह हक है कि वो उसे एक फ्रीडम फाइटर के तौर पे तस्लीम करें, और जो हुकूमत इंसर्जेंट्स को गिरफ्तार करती है उस पे ये वाजिब है कि वो उन गिरफ्तार इंसर्जेंट्स के साथ जमीर के कैदी के जैसा या जंग में दूसरी मुल्कों के कैदियों को गिरफ्तार किया गया हो ऐसा सलूक करे, प्रिजनर ऑफ वॉर या प्रिजनर ऑफ कंसाइंस के जैसा सलूक करे। अल्फाज तो इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन जब उनको वो हुकूक देने की बात आती है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पीछे हट जाती है। 2001 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आता है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत करीबन 20,000 मुस्लिम नौजवानों को हिंदुस्तान भर में गिरफ्तार किया जाता है। ये एक्ट हूबहू टाडा की शक्ल में होता है। जब तक ये एक्ट होता है तब तक महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 2 साल के बाद सोनिया गांधी को ऐसा लगता है कि यह कानून हटा देना चाहिए, वो कानून हटा दिया जाता है। लेकिन उसी दिन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 को अमेंड किया जाता है और 3 चैप्टर्स पोटा में हूबहू अल्फाज में उठा के वो चैप्टर्स को अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट एक्ट 2004 के तहत इनकॉर्पोरेट किया जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में। अब वो कानून जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन को गैरकानूनी कहा जा सकता था, एक तहरीक को गैरकानूनी कहा जा सकता था, अब उसी कानून के तहत उस ऑर्गेनाइजेशन को गैरकानूनी के साथ दहशतगर्द भी कहा जा सकता है। और सबसे पहले शिकार इसमें होती है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। इसे पहले पोटा में बैन किया जाता है और फिर उसे हूबहू उसी तरीके से लाके अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2004 में बैन कर दिया जाता है।
टाडा ब्लैक लॉ था, टाडा एक काला कानून था, पोटा एक काला कानून था। एमसीओसी अभी भी बरकरार है, हुकूमत कांग्रेस की है। पोटा खत्म कर दिया गया, टाडा खत्म कर दिया गया और उसी कांग्रेस हुकूमत ने सेंट्रल में इन कानून को खत्म कर दिया और एमसीओसी के कानून को महाराष्ट्र में लागू कर दिया। फिर उसी हुकूमत ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2004 को लाके सेंटर से लागू करा दिया और एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया। दोहरी चाल, पहले कानून को खत्म करो और वाहवाही लूटो और फिर एक ऐसा कानून बना दो जो उससे भी खतरनाक हो। पहले हिंदुस्तान में एक सिटीजन को यह हक था कि वो ये सवाल कर सके कि ये पर्टिकुलर खित्ता क्या हमारा है या नहीं है, ये सवाल करने का हक तो था। आज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2004 ने इस हक को ले लिया। हर वो फिक्र, हर वो ख्याल जो हुकूमत के सियासी फिक्र के खिलाफ जाता है, वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2004 के तहत जुर्म है। हर एक ऐसी फिक्र रखने वाला दहशतगर्द है। अदालती चाराजोइयों में कोई ताकत नहीं रखी, वो एक इंडिविजुअल के लिए हो सकती है। जैसे एक वबा चले और आपके घर का कोई फर्द बीमार हो जाए तो आप उसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। उसी तरीके से कोई गिरफ्तार हो जाए तो उसके लिए अदालत में लड़ाई लड़ी जा सकती है, क्योर हो सकता है उसका। लेकिन ये वबा को रोकना, ये इंपॉर्टेंट काम है। ये कैसे किया जाए? क्या हमारे सियासतदान ये सवाल कर सकते हैं अपनी पार्टी से कि आप एक वक्त तो एक कानून हटा देते हो पूरे देश से और उसको हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में लागू कर देते हो और यहाँ मराठवाड़ा के इतने लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसमें? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक कानून को आप बोलते हो काला कानून है, वही धारा रखने वाले दूसरे कानून को आप महाराष्ट्र में कैसे लागू कर सकते हो? आज तक किसी ने ये सवाल नहीं किया। कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, कितने लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मुस्लिम्स हैं? किसी ने भी ये सवाल नहीं किया। कानून के खिलाफ लड़ाई या इस वबा के खिलाफ लड़ाई पार्लियामेंट से शुरू होनी चाहिए थी और स्ट्रीट्स में आनी चाहिए थी और जरूर आनी चाहिए थी। हमारे यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में आज एक वक्त पे इतने सारे लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन कोई उनके बारे में बोलना नहीं चाहता। ठीक उसी तरीके से इस वबा के शिकार हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, लेकिन कोई हिंदुस्तानी मुस्लिम सियासतदान इसके बारे में बोलना नहीं चाहता या खुलकर बोलना नहीं चाहता। कितने रिप्रेजेंटेशंस दिए गए, कितनी बार बोला गया कि आप चलिए ये बात पार्लियामेंट में उठाइए, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। करने का काम यह है कि आप अपने इलाके के लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, पार्लियामेंटेरियंस के पास कमिटीज बनाकर जाइए और उनको ये इल्तिजा करिए कि आप ये सवाल उठाएं। आप में आज हर एक को ये हक है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इस्तेमाल करके ये मालूमात हासिल करे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मेरे मोहल्ले का, मेरे देश का, मेरे स्टेट का कितने बच्चे गिरफ्तार हैं। क्या हम में से किसी को फिक्र है कि वो ये काम करे? क्या कोई करना चाहता है? एक फर्क तो छोड़िए कि अवाम की शक्ल में भी परसों स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पे फिर बैन लागू किया गया। गवर्नमेंट ने बुलाया कि किनको ऑब्जेक्शंस है बैन के लिए, आप हमारे सामने आइए। क्या किसी ने सोचा कि हमें एक एफिडेविट दाखिल करें? हम ये तो ना कहें कि इन पे बैन मत करो, लेकिन बैन क्यों किया ये वजह तो बताओ। किसी ने नहीं की। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राइट्स बहुत हैं, एक्ट्स में आपकी राइट्स बहुत हैं, सेफगार्ड्स बहुत हैं, लेकिन किसी में हिम्मत और जुर्रत नहीं कि जाके ये बात कह सके।
आप तो आम आवाम है, हम वकीलों में भी ये दम नहीं, हम भी इस बात से कतराते हैं, हम भी नहीं जाते ये सवाल करने के लिए। जिस तरीके से वबाओं के खिलाफ आपने एक मैटरनिटी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स खोले, उस तरीके से आप अपने इलाकों में इंस्टीट्यूशंस खोलिए जहां पे नौजवान लड़कों की आप मदद करिए कि वो कानून पढ़ें और सीखें। पूरे हिंदुस्तान में लास्ट 50-60 ईयर्स से दहशतगर्द आज से नहीं कहा जा रहा आपको। 1800 में जब ग्रेट वहाबी केस हुआ तो पहली बार आपको दहशतगर्द कहा गया। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली को भी दहशतगर्द कहा गया। जहां भगत सिंह को दहशतगर्द कहा गया, वहां मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी दहशतगर्द कहा, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस वक्त अपनी हेडलाइंस में दहशतगर्द कहा। आज से नहीं किया जा रहा है, लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं किया, अब भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। कम से कम एक इरादा तो हो कि हम पूरे शहर का नहीं, अपने इलाके में एक ह्यूमन राइट्स सेल, एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कायम करेंगे। कम से कम हम इतना अकाउंट तो रखेंगे कि हमारे इलाके के कितने मुस्लिम नौजवानों को बुला के पूछताछ की जाती है। आज तो उनके घर वालों से कोई जाता नहीं बात करने के लिए, कोई उनको पूछने जाता नहीं। अगर उनको सवालों के लिए ले जाते हैं, गिरफ्तार करके ले चले जाते हैं, वो तो सिटिंग डक्स के जैसे हैं कि कोई भी आया और उनको लेके चले गए। कोई इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप पूरे औरंगाबाद की बात छोड़ दीजिए, एक औरंगाबाद का जो सबसे छोटा इलाका है वहां पे आप 4-5 लोग आइए, एक वकील रखिए। वकील जरूर मुझे ऐसा लगता है कि जरूर एक ना एक वकील तो इस लायक होगा जो आपके साथ हफ्ते में 2 दिन फ्री, हफ्ते में 2 घंटे 3 घंटे फ्री में काम करने को तैयार होगा। उसको लीजिए और अपने इलाके में ऐसे कितने लोग हैं जिनको बार बार बुला के उनसे सवालात किया पुलिस करती है, उनको बार बार उठा लेती है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई। मेरे दोस्त कह रहे थे कि वकीलों को मीडिया के सामने आना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि वकीलों को आके मीडिया में मुसलमान नौजवानों का या एक ऑल्टरनेटिव जो व्यू है उसको दुनिया के सामने जाहिर करना चाहिए। लेकिन हमारे देश का कानून है एडवोकेट्स एक्ट, जो इस बात की इजाज़त नहीं देता। वकील मीडिया से बात नहीं कर सकता, कोई राय नहीं दे सकता। वो सिर्फ अदालत में क्या कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई की रिपोर्टिंग कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और अदालत की रिपोर्टिंग अवाम के दिमागों में और शक डाल देगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जब भी आपके इलाके में या जब भी किसी दूसरे इलाके में आपको खबर मिले कि किसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, किसी को गिरफ्तार किया गया है, किसी पे पुलिस ने जुल्म किया है, किसी ने हुकूमत पे जुल्म किया है, तो 4 अच्छे लोग मिलें, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं। आपके पास हक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जब भी नहीं था तब हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते आप पे हक था कि आप जाएं और पुलिस स्टेशन इंचार्ज को पूछें कि इस लड़के को क्यों बुलाया गया। और पुलिस स्टेशन इंचार्ज ड्यूटी बाउंड है आपको आंसर करने के लिए कि उसे क्यों बुलाया गया। उसके घर में जाइए, उससे पूछिए, उसके घर वालों से पूछिए और एक रिपोर्ट बनाइए। आज तक तो मीडिया सिर्फ उस रिपोर्ट को शाया करता है जो पुलिस उनको देती है। आप अपनी रिपोर्ट भी तो बनाइए, आपके पास भी तो कुछ रहना चाहिए। खाली मीडिया को ब्लेम करके क्या होगा। आपके पास एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, एक सिर्फ लॉबी करने के लिए साफ रहे, वाज़ेह रहे दुनिया को कि हाँ हम लॉबी करने के लिए दूसरी राय दे रहे हैं, वो कहकर हम दें दूसरों को कि ये भी एक पक्ष है, इसको भी रखो। ये हमारे 4 लोग गए थे, हाँ हम मुस्लिम हैं, हमारे मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं, आप शाया करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन हम ये भी नहीं करते और फिर उम्मीद रखते हैं कि मीडिया या कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन हमारी बात कहे। वो क्यों कहेगा? जहाँ कहीं आपको रिपोर्ट्स मिले कि कोई गिरफ्तार हुआ है, कोई राइट्स हुआ है, 4-5 लोग आप लोग जाएं, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाएं और वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मीडिया को दें। वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि दम है, उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बिना पे आप रिट पिटीशंस फाइल करिए। अगर आपको ऐसा कोई गवाह, कोई सबूत मिलता है तो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कीजिए। पुलिस के लिए इंतजार हमने 60 साल किया। अब जरूरत इस बात की है कि
कॉन्स्टिट्यूशन में और एक्ट्स में जो प्रोविजन है, जो हम खुद कर सकते हैं, वो हम खुद इस्तेमाल करना शुरू करें। फायदा हो या ना हो, लड़ाई शुरू होनी चाहिए। ये लड़ाई है और इसे लड़ाई की तरह ही लड़ना चाहिए। लड़ाई में हम ये तवक्का नहीं रखते कि दुश्मन हमारे साथ अच्छा सलूक करे। जहां ये बात वाज़ेह हो गई कि ये वो है, ये पराये और हम हैं, उसके बाद ये तवक्का रखना तो बिल्कुल गलत है। इसलिए आप सबसे पहला टारगेट बनाइए कि हर एक इलाके में जब कभी आपको इंफॉर्मेशन मिले तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आपके इलाके की उस इलाके में जाएगी और फैक्ट्स को हूबहू जो सच है वो लाएगी और दुनिया के सामने पेश करेगी। एक ह्यूमन राइट्स सेल, एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, एक लीगल सेल, जैसे आप एक दवाखाना खोलते हैं ना, वैसे खोल दीजिए। आपके गले का जो सबसे नाकाबिल वकील है, कम से कम 20 साल की नाकामियों के बाद उसको एक मौका ऐसा मिलेगा कि वो आपके लिए कुछ कर पाएगा, लेकिन आप उसको मौका दीजिए, वो आपकी मदद करे, इसके इंतजार में मत बैठे रहिए। ये है तरीका काम करने का और कानूनी लाए अमल ये है। इसके अलावा ये बात तो हम कई बार बोल चुके हैं, कई बार कहते रहते हैं कि जैसे ही आपको गिरफ्तार किया जाता है, जैसे ही आपको घर से लेके जाया जाता है, वैसे ही आपके घर वालों को चाहिए कि वो एफिडेविट करें किसी नोटरी के पास जाके कि किन हालात में आपको गिरफ्तार किया गया। टेलीग्राम करें कि किस तरीके से आपको गिरफ्तार करके पुलिस लेके गई, आपके साथ हिरासत में किस तरीके का सलूक किया जा रहा है, उसकी एप्लीकेशंस कहें। जब कभी भी पुलिस ये बात बोले कि हम कुछ नहीं करने वाले आपके साथ, तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि नहीं, अब तो कुछ होगा मेरे साथ। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, यही खामी थी। आज जो गिरफ्तार 49 लोग हैं मकोका के तहत बंबई में एटीएस ने जिनको गिरफ्तार किया है, उनकी सबसे बड़ी खामी थी कि किसी के घर वालों ने 2 दिन, किसी के घर वालों ने 7 दिन, किसी के घर वालों ने 15 दिन, किसी के घर वालों ने 2 महीने तक ये नहीं समझा कि पुलिस कुछ कहेगी। वो हमेशा आके ये कहते रहे कि नहीं, वो कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे। अपने इस ईमान को थोड़ा डगमगाइए। पुलिस पे इतना ज़्यादा ईमान अच्छी बात नहीं। ये तवक्का करके हम मालेगांव भी गए थे, हम कई महाराष्ट्र के कई इलाकों में गए। वहाँ पे हमने कहा कि आप कम से कम एक ह्यूमन राइट्स सेल, एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर तो खोलिए, कम से कम आप प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो एक्ट है वो पढ़िए, कम से कम वो देखिए कि आपके आईनी हक क्या हैं और इस कानून ने आपको क्या हक दिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इस तरीके के नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन है, स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन है, उनके पास जाके अपनी बात को रखिए। और जहाँ कहीं भी हो प्राइवेट कंप्लेंट लॉन्च करने से आप पीछे मत हटिए। जब कभी भी आपको कोई गवाह मिले, आपके पास कोई चीज़ नहीं है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसको एक नोटरी के पास लेके जाके रिकॉर्ड करवाइए उसकी बात को। इस महफिल से मैंने ऐसी महफिल बॉम्बे में भी नहीं देखी और मैं जिन इलाकों में गया वहाँ पे भी नहीं देखा। आप एक शुरुआत करिए कि आज आप बना लीजिए एक इरादा कि आपके एक छोटे से इलाके में आप एक ह्यूमन राइट्स सेल, एक डॉक्यूमेंटेशन कायम करेंगे। अगर इस बात के लिए नहीं कि हमें लड़ना है, इस बात का रिकॉर्ड करने के लिए कि हमने कितनी बार मार खाई है, इसके लिए रख लीजिए। यहाँ से आप शुरू करिए, इंशाअल्लाह आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे, फैक्ट फाइंडिंग्स होते जाएंगी। हमारे लोग इंसिडेंट के बाद इंसिडेंट में पार्टिसिपेट करके ये बात सीखते जाएंगे कि हुकूमत किस तरीके से एक सियासी फिक्र रखने वाली मिल्लत पे अटैक करती है और उसको हमें किस तरीके से काउंटर करना है। 1975, 1965 टू 1975 नक्सलाइट्स पे ये जुल्म हुआ और उन्होंने इससे सबक सीखा। हर एक स्टेट में उनके ह्यूमन राइट्स और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स हैं। कल तक, 1 महीने पहले तक वो दहशतगर्द थे नेपाल में, आज नेपाल के हुक्मरान हैं वो, और नेपाल का हुक्मरान अब रेफ्यूजी है, हिंदुस्तान आ रहा है। लड़ने की शुरुआत तो करनी चाहिए और कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। हमारे पास जो सबसे पहली खामी है, लॉयर्स नहीं है। आप वॉलंटियर करें, हफ्ते में 2 घंटा एक लॉयर दे देगा, 2 घंटा देने में उसका कुछ नहीं जाएगा।
बहुत खुशी से आएगा, वो आपके पास अपना 2 घंटा दे देगा। कितने लड़के हैं उनके पास फीस नहीं होती है फर्दर स्टडीज़ की, बीए करके छोड़ देते हैं। आप उसमें से 10 लड़कों को अडॉप्ट करिए, LLB करवाइए उनकी, और उनके बाद उनसे काम लीजिए। हफ्ते में उनसे कहिएगा कि 2 ही दिन दीजिएगा। ऐसे लोग आएंगे जो हफ्ते में 2 दिन देंगे, और आपके काम करने वाले इतने हाथ हो जाएंगे कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका काम रुका हुआ है। लेकिन एक इरादा और दूसरा स्टेप। बस मैं ये इस बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक सवाल है जनाब ज़हीरुद्दीन सिद्दीकी साहब का, यू वुड लाइक टू आंसर दैट सर। जो लोग दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात में गिरफ्तार होते हैं, फिर अदालत से वो लोग बाइज़्ज़त बरी भी हो जाते हैं, तो उनके लिए हर जाने का क्या प्रोविज़न है? अगर कुछ प्रोविज़न है तो फिर ये लोग हर जाने का दावा क्यों नहीं करते हैं? अगर इस तरह के दावे दाखिल किए जाएं तो क्या दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में कुछ कमी वाक़ई हो सकती है? 3 क्वेश्चन। ये उर्दू मुझे नहीं है, नहीं। एक ये सवाल से जो बड़ा क्वेश्चन है वो पहले मैं आंसर कर देता हूँ। जब भी किसी को दहशतगर्दी के कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो पहली बात ये वाज़ेह होती कि हुकूमत उसको उसके किसी एक्ट के वजह से नहीं गिरफ्तार कर रही, उसके फ़िक्र के वजह से गिरफ्तार कर रही। और ऐसे फ़िक्र रखने वाला आज के 5 साल बाद सुधर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जिस वक्त वो गिरफ्तार होता है उस वक्त उसके इंट्रोगेशन के दौरान IB के साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, इंट्रोगेशन एक्सपर्ट्स एक रिपोर्ट बनाते हैं कि इसको इतने साल तक जेल में रखना चाहिए, और इसका केस नहीं चला के इसको इतने साल तक जेल में रखना चाहिए, और जब ये जेल से छूटे तो इतने साल तक इस पर नज़र रखनी चाहिए। जब तक केस था तब तक तो आपने जेल में रखा है, एक बार बरी हो गए तो जेल में रखने का तरीका क्या है? जेल में रखने का तरीका क्या है? जिस ऑर्डर के तहत आपको बाइज्जत बरी किया उस ऑर्डर को ही चैलेंज कर दो हाई कोर्ट में, और 10 साल तक आप मुलजिम के तहत लटके रहेंगे। तो आज तक मेरी नज़र में कोई भी दहशतगर्दी के कानून में गिरफ्तार किया गया आदमी बाइज्जत बरी किया गया है, लेकिन बाइज्जत बरी करने के बाद इमीडिएटली हुकूमत हाई कोर्ट में अपील कर देती है और उसका स्टेटस वापस एक्यूज के स्टेटस पे रिवर्ट हो जाता है, तो वो एज एक्यूज कंटिन्यू रहता है आइंदा आने वाले 10 साल तक। जब हाई कोर्ट फैसला देगी तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी उसे बाउंड कर देगी कि तुम जमानत पे हो, तुम मुलजिम हो, तुम्हें ये हक है, ये हक नहीं, तुम यहाँ जा सकते हो, वहाँ नहीं जा सकते हो। इस तरीके से एक पूरी ज़िंदगी हुकूमत के नज़र में आ जाती है, नज़र कैद हो जाती है। जैसे रही बात प्रोविज़न की, आर्टिकल 226 में आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं और कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। कॉम्पेंसेशन क्लेम करना चाहिए भी, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं कि मैंने कभी देखा है कि किसी ने कॉम्पेंसेशन क्लेम किया। लेकिन हमने हमेशा ये कोशिश की है कि जब भी कोई बाइज्जत बरी होता है तो कॉम्पेंसेशन क्लेम करे। ख्वाजा यूनुस के केस में हालांकि वो बाइज्जत बरी नहीं हुआ था, लेकिन उस केस में जिस तरीके के हालात हुए हमने ये मशवरा दिया और उस तरीके से कॉम्पेंसेशन मिला। लेकिन उसी केस में जो बाकी लोग गिरफ्तार किए गए थे उनके खिलाफ उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन बाद में उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर दी गई, वापस उनका स्टेटस रिवर्ट हो गया। उसी तरीके से अडवाणी मर्डर कॉन्स्पिरेसी केस में भी इसी तरीके का हुआ कि लोअर कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, फिर हाई कोर्ट में अपील कर दी गई। ठीक इसी तरीके से मुमरा में जो सिक्योरिटी गार्ड्स गिरफ्तार किए गए थे उनको लोअर कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, अपील की गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने एडमिट कर ली। उसी तरीके से और एक केस था मुमरा का ही, जिसमें 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था, उनको अदालत ने बरी किया, लेकिन उन्होंने वापस ATS ने अपील की हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में वापस अपील एडमिट हो गई। तो मेरा ये कहना है कि कॉम्पेंसेशन का क्लेम तो किया जा सकता है आर्टिकल 226 में रिट पिटीशन दायर करके, लेकिन वो स्टेज काफ़ी देर में आएगा, क्योंकि जब भी हमारा कोई बंदा बाइज्जत बरी होता है तो इमीडिएटली वो हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं, हाई कोर्ट से जब बरी होता है तो सुप्रीम कोर्ट में, एक सर्कल में हमेशा उसको मुब्तला रखना चाहते हैं।